SC के लोगों, ए अछूत लोगों, अगर तुम्हें अपनी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्या का समाधान करना है तो ओबीसी के साथ साझा समझौता, अलायंस, गठबंधन करना होगा। आप शूद्र नहीं थे। फिर शूद्र ने पूछा क्या थे? तुम राजा थे। फिर शूद्र ने पूछा फिर अब शूद्र कैसे बने? ब्राह्मणों ने बना। ये जो आंदोलन है, ये जो मिशन है, ये जो मूवमेंट है, ये ओबीसी का है। बुद्धा ओबीसी, सारे संत ओबीसी, शिवाजी महाराज ओबीसी, शाहू महाराज ओबीसी, ज्योतिराव फुले ओबीसी, गाडगे बाबा ओबीसी, कर्मवीर भाऊराव पाटील ओबीसी, विठ्ठल रामजी शिंदे ओबीसी, जननायक ये कर्पूरी ठाकुर ओबीसी, तो सभी ओबीसी है। जाओ अपनी घरों की दीवारों पर लिख लो कि तुम्हें इस देश की शासनकर्ता जमात बनना है, राज्यकर्ता जमात बनना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, 24 सितंबर 1944, मद्रास। मद्रास में बाबा साहब ने ये बात कही। दूसरा, बाबा साहब के पहले अबुआ दिशुम, अबुआ राज, माटी मावा, मावा माटी मावा राज, या अभी हर गांव हमार राज, मतलब जगह हमारी, राज हमारा, गांव हमारा, सत्य राज हमारा, हर चीज हमारी, तो राज भी हमारा होना चाहिए। धरती के आबाद जननायक बिरसा मुंडा जी ने कहा। मतलब बाबा साहब ने भी हमें राज्यकर्ता जमात बनने के लिए कहा। हमारे पुरखे, हम उनको हमारे पुरखे मानते हैं। और धरती आबाद जननायक बिरसा मुंडा जी ने भी हमें राज्यकर्ता, शासनकर्ता जमात बनने के लिए कहा। और 1948 में फिर बाबा साहब ने कहा, लखनऊ के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय अधिवेशन में, पॉलिटिक्स इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन एवरी एंड ईच लॉक। राजनीति एक कुंजी है। राजनीति एक कुंजी है कि सत्ता का हर द्वार खोलने की। और इसके बाद फिर 1982 को, 1982 को माननीय कांशीराम जी ने भी कहा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब इसमें पहली बार जो बाबा साहब ने कहा है, ये क्या है? जिस समय हम लोगों को घर नहीं था, उस समय कहा जाओ अपने घरों के दीवारों पर लिख लो। घर ही नहीं था तो लोग भागते भागते गए, घर ही नहीं। वो घास फूस का घर हुआ करता था। कहा कैसे लिखे? अरे ऊपर ही क्यों लिखो, दरवाजे पर ही क्यों लिखो? जब आप घर में सोओगे और जब सुबह उठोगे तो पहली बार देखोगे राज्यकर्ता जमात बनना है, शासनकर्ता जमात बनना है। इट इज ए हैमरिंग प्रोसेस। सोते उठते जागते, सोते उठते जागते बैठते, हर जगह यही होना चाहिए, हर समय, कि आपको लगना चाहिए मुझे शासनकर्ता जमात बनना चाहिए। हम 3 दिन से सुन रहे हैं, लेकिन नागेश साहब भी रावटे साहब के साथ आए हैं, ओराम साहब के साथ आए हैं, सामने बैठे थे, किसी को बात ना करते हुए 3 दिन सुन रहे थे। और जब बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने जो बात कही है वो 100% सच है। हमें गांव में जाना हो, ईमानदारी गांव में ही बची है, शायद शहरों में ईमानदारी खत्म हो चुकी है। अगर हर गांव में ऐसा कार्यक्रम होगा और हर गांव में हम वोट का महत्व बताएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे, लोग तैयार हो जाएंगे। यही बातें गांव में कहेंगे ना, लोग कहेंगे बोलो क्या करना है, हम तैयार है। यही बातें शहर में कहो, वो लोग कहेंगे कहां लिखा है, किसने कहा है, कब लिखा, करेंगे कुछ नहीं, सवाल ज्यादा करेंगे। तो हम लोगों ने ये कार्यक्रम भी बनाना चाहिए, गांव की तरफ जाने का, देहात की तरफ जाने का, अपने लोगों की तरफ जाने का।
ये बात क्यों कही बाबा साहब ने? एक तो हैमरिंग प्रोसेस है, दूसरा क्या है? मोटिवेट करने के लिए, आपका विजन लिफ्ट करने के लिए, रोटी पर की नजर राज्यकर्ता जमात बनने पर लेकर जाने के लिए। हमें रोटी की चिंता थी और कहा राज्यकर्ता जमात बना। मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में ये डाला था नहीं हो सकता। बाबा साहब ने कहा चल हो सकता है, क्योंकि हमारी सोच ही निगेटिव बन गई है। हमारे लोग गलत व्यवहार करते हैं। क्यों करते? गलत तरीके से सोचते। तो हमें क्या करना चाहिए? वो जो गलत व्यवहार करते हैं उसके ऊपर आरोप टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी जो गलत सोच है उसको उसमें परिवर्तन करने की जरूरत करनी चाहिए। बाबा साहब के आंदोलन में गावरी साहब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाल्मीकि जाति का है, सबसे ज्यादा। जब बाबा साहब 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे तो गांधी भी पहुंचे थे, और गांधी और बाबा साहब के बीच में झगड़ा हुआ कि अछूतों का नेता कौन। बाबा साहब कहते थे मैं हूं क्योंकि मैं जन्म से अछूत हूं, गांधी कहते थे मैं हूं क्योंकि मैं अछूत के साथ रहता हूं। तो फिर बाबा साहब ने लंदन से भारत के अछूतों को अपील किया, अगर मैं आपका नेता हूं तो मेरे नाम तार भेजिए। गांधी ने भी अपील किया अछूतों को कि मैं आपका नेता हूं तो मेरे नाम तार भेजिए। गांधी को भारत से इतने तार गए, इतने तार गए, इतने तार गए, 2 तार गए। एक तार गया काटेवाड़ पोरबंदर उनके ही गांव से, और एक तार गया पंजाब से, जलंधर से, पंजाब से गया चौधरी का। और बाबा साहब के इतने तार गए गिन नहीं पाए बाबा साहब, और उसमें सबसे पहला टेलीग्राम था जलंधर के वाल्मीकि लोगों, और उसमें वो जो टेलीग्राम था वो शाही से नहीं लिखा था, खून से लिखा था। वाल्मीकि लोगों ने अपने खून से लिखा था। क्या लिखा था अंग्रेजों को, गांधी को, कि हमने खून से लेटर लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर ही हमारे नेता है, अगर आपको डाउट है तो हमारा खून हमने भेज दिया है, बाबा साहब अंबेडकर उधर है, उनका खून ले लो, हम एक है। इससे बड़ी और क्या कुर्बानी हो सकती है? और ये सबसे क्रांतिकारी लोग हैं। भंगी का मतलब है भंग करने वाला, और ब्राह्मणों के नियमों को भंग करने वाला। उसका बाद में अर्थ गलत लगाया वो बात अलग है हम लोगों ने। तो हमारे सभी महापुरुष कहते हैं कि आपको राज्यकर्ता जमात बनना है, शासनकर्ता जमात बनना है, और 4,27,000 संगठन भी है यही काम कर रहे हैं, अनगिनत पार्टियां भी है यही काम कर रहे हैं। हर कोई बोल रहा है बनना भी चाहिए, लेकिन बन नहीं रहे। ये क्या बात है? तो इसमें ज्यादा नहीं, मैं बाबा साहब का एक उदाहरण और कांशीराम जी का एक उदाहरण देना चाहूंगा। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने ये बोला जाओ अपने घरों के दीवारों पर लिख लो, केवल बोलने वाले थे क्या बाबा साहब? तो बाबा साहब के पास उसकी ब्लूप्रिंट थी, उसका प्लानिंग था, उसका एजेंडा था, और उसके तहत वो बोले थे आपको बनना है। और बाबा साहब का एजेंडा है, बाबा साहब की ब्लूप्रिंट है, बाबा साहब का प्लानिंग है भारतीय संविधान। हम लोगों ने उसको ठीक ढंग से या ठीक तरीके से पढ़ा नहीं। जब बाबा साहब अंबेडकर ने 341 के तहत एससी की व्यवस्था की, एससी की व्यवस्था 1935 और 1935 के पहले 1932 को की। 17 अगस्त 1932 को आपको कम्युनल अवार्ड दिया था। उसी को आधार बनाकर सेकंड इंडिया एक्ट में 1935 को वही अधिकार दिए आपकी जनसंख्या के अनुसार, और उसी को आधार बनाकर 1950 में संविधान में लिखी। पर जब बाबा साहब ने एससी के लिए अधिकार लिखा तो बाबा साहब ने सोचा, बाबा साहब ने एससी कितने हैं? 15%, 15%, 15। और एससी के लोग
एससी में पूरे भारत में आज के तारीख में 1606 जातियां, सॉरी 16.6 जनसंख्या है और 1703 जातियां है। उस समय 1500 जातियां थी और 15% संख्या थी। तो बाबा साहब ने सोचा ये 15% एससी के लोग मतलब चुंबक जैसे भी इकट्ठा आए, मैग्नेट जैसे भी इकट्ठा आए, तब भी हम राज्यकर्ता जमात नहीं बन सकते। कौन कह रहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और बाबा साहब को मानने वाले हम लोग एससी में से एक कास्ट को निकालते, एक कास्ट में सब कास्ट को निकालते, सब कास्ट में गुट को निकालते, उसमें भी और माइक्रो डिवीजन करते और कहते हैं कि राज्यकर्ता जमात बनना है। कैसे संभव है? तो बाबा साहब के ध्यान में आया कि मैं एससी के लोग केवल अकेले के दम पर भारत में, लोकतांत्रिक भारत में शासनकर्ता जमात नहीं बन सकती। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतिहास के पन्ने पलटे, इतिहास का अध्ययन किया और आपका 2 नंबर का भाई ढूंढ निकाला, जिस भाई का नाम है आदिवासी, और उसकी व्यवस्था 342 के आधार पर भारतीय संविधान में की। फिर बाबा साहब ने सोचा, आदिवासियों को पहले सिटीजन बनाया, बाद में फंडामेंटल राइट दिए। पहले सिटीजन बनाया, फिर सिविल राइट्स दिए। फिर बाबा साहब ने सोचा 15% लोग एससी, 7.5% लोग एसटी, हो गए 22.5। 22.5% लोग भी अगर इकट्ठा आते हैं तब भी हम राजनीतिक जमात नहीं बन सकते। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और आज एसटी में 25,000 संगठन है, एससी में उससे भी ज्यादा संगठन है। फिर बाबा साहब ने सोचा हम दोनों मिलकर भी नहीं बन सकते। फिर इतिहास के पन्ने खोले, इतिहास का अध्ययन किया और अपना बड़ा भाई ढूंढ निकाला, जिस बड़े भाई का नाम है ओबीसी, और उसकी व्यवस्था आर्टिकल 340 में की। ये 340, 341, 342, कौन सा आर्टिकल पहले? यहां ओबीसी पैदा हुआ, यहां एससी पैदा हुआ, यहां एसटी पैदा हुआ, यहां छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए, यहां बाबा साहब पैदा हुए और यहां बिरसा मुंडा जी पैदा हुए। फिर बाबा साहब ने सोचा, अरे ये 7.5, ये 15 और ये 52, 74.5 अब हो सकते हैं, अब हो सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने ओबीसी पर थ्रस्ट दिया, ओबीसी पर जोर दिया, जैसे अभी विट्ठल ने कहा। और ओबीसी को जोड़ने के लिए बाबा साहब ने कुछ काम किए जीवन में। ये जो आंदोलन है, ये जो मिशन है, ये जो मूवमेंट है, ये ओबीसी का है। बुद्धा ओबीसी, सारे संत ओबीसी, शिवाजी महाराज ओबीसी, शाहू महाराज ओबीसी, ज्योतिराव फुले ओबीसी, गाडगे बाबा ओबीसी, कर्मवीर भाऊराव पाटील ओबीसी, विठ्ठल रामजी शिंदे ओबीसी, जननायक ये कर्पूरी ठाकुर ओबीसी, तो सभी ओबीसी है। तो ओबीसी को जगाकर जोड़ने के लिए बाबा साहब ने प्रयास किए। पहला प्रयास, शूद्र पहले कौन थे, किताब लिखा, और वो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को समर्पित किया। किताब किस लिए लिखा? कि शूद्र तुम कौन थे आपको बताने के लिए, शूद्रों को अर्थात ओबीसी को। और क्या लिखा उसमें शूद्रों को? आप शूद्र नहीं थे। फिर शूद्रों ने पूछा क्या थे? तुम राजा थे। फिर शूद्र ने पूछा, फिर अब शूद्र कैसे बने? ब्राह्मणों ने बना। यह है किताब। तो उस समय ब्राह्मणों के इशारे पर और ब्राह्मणों के कहने पर ओबीसी ने वो किताब भी पढ़ी नहीं। पढ़ते तो आज तक वो राज्यकर्ता, शासनकर्ता जमात बने। फिर बाबा साहब ने कहा ओबीसी पर गुस्सा मत करो, चिल्लाओ मत, मन मुटाओ मत करो। पृथ्वी विस्तीर्ण है, काल अनंत है, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे। आप पढ़ने लगे हैं और आरक्षण खत्म हो रहा। आज पढ़ने लगे हैं संविधान। फिर बाबा साहब ने दूसरा प्रयास किया ओबीसी को जगाकर जोड़ने का। रीडर्स इन हिंदुइज्म ये किताब लिखी, ओबीसी के लिए है।
ब्राह्मणी धर्म के दलदल में जो फंसा है ओबीसी, उसको बाहर निकालने के लिए। और ये किताब किस आधार पर है? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के गुलामगिरी के आधार पर है। गरीबी हमारी समस्या नहीं है, गुलामी हमारी समस्या है। इसलिए बाबा साहब ने ही कहा था, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गरीबों को गरीबी का नहीं कहा था। और फुले ने भी किताब लिखी थी, गुलामगिरी, गरीबगिरी नहीं। गुलामी हमारी समस्या है, गरीबी हमारी समस्या नहीं है। और उसमें 24 सवाल ब्राह्मणों को पूछे हैं, आज तक ब्राह्मणों ने जवाब नहीं दिया है। रिडल्स इन हिंदुइज्म। फिर बाबा साहब ने ओबीसी को जगाने के लिए आर्टिकल 340 संविधान में लाया, और वो भी सबसे पहले लाया। फिर ओबीसी को जगाने के लिए बाबा साहब ने 340 आर्टिकल के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ओबीसी के लिए कोई कमीशन गठित नहीं किया, इसलिए अपने मंत्री पद का इस्तीफा दिया था ओबीसी के लिए। बाबा साहब ने ओबीसी के लिए कौन से काम किए हैं? फिर बाबा साहब लखनऊ गए 24-25 अप्रैल 1948 को, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन लिया। ऐसा ही हॉल था, ऐसा ही कार्यक्रम चल रहा था, सभी अछूत लोग थे और बाबा साहब अंबेडकर मुख्य वक्ता थे। और उस कार्यक्रम को कोई गेस्ट होना चाहिए, जैसे आज के गेस्ट हमारे ताराराम जी है। तो उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, ब्राह्मण थे, उनको बुलाया था, सभी अछूत एक ब्राह्मण। और उसके सामने बाबा साहब ने भाषण किया, ए एससी के लोगों, ए अछूत लोगों, अगर तुम्हें अपनी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्या का समाधान करना है तो ओबीसी के साथ साझा समझौता, अलायंस, गठबंधन करना होगा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर। फिर बाबा साहब ने कहा, और अगर आपने ऐसा किया, 15% एससी और 52% ओबीसी, 15 + 52 67% होता है। अगर ऐसा हुआ तो ये जो मुख्यमंत्री है ना, ये मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। उसके सामने का मुंह पर वो गोरा चिट्टा था, साला काला पड़ गया स्टेज पर। फिर बाबा साहब ने, लोगों ने पूछा, लोगों में जोश आया, तो लोगों ने पूछा फिर ये क्या करेगा, मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो क्या करेगा? फिर बाबा साहब ने कहा, तुम्हारे जूतों की लेस खोलेगा और बांधेगा, और काला। फिर बाबा साहब ने अछूतों को कहा, लेकिन एक बात याद रखना, ओबीसी के साथ अलायंस करते समय ओबीसी के लिए कोई शर्तें मत लगाना, कोई कंडीशन मत लगाना। अगर आप शर्तें लगाओगे, कंडीशन लगाओगे, तो कोई ओबीसी आपके साथ मिलने वाला नहीं। और वो कंडीशन भी बताई, कौन सी कंडीशन? मतलब मैरिड लाइफ, मैरिज के और खाना खाने की, एक साथ खाना खाने की और एक दूसरे के साथ शादी करने की कंडीशन नहीं लगानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये हो सकता है, ओबीसी को जोड़ने के लिए और एससी को ये सारी चीजें बताने के लिए। फिर खुद बाबा साहब विदर्भ में आए, विदर्भ में अमरावती में गए, और अमरावती में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, जो कुणबी थे, नॉर्थ इंडिया में जिसको कुर्मी कहा जाता है, जिनको ओबीसी का, उनके पास गए और उनको कहा, आप ओबीसी सेवा संघ के अध्यक्ष, मैं एससी का अध्यक्ष, हम दोनों इकट्ठा आ जाए। आप 52, मैं 15, हम दोनों इकट्ठा आ जाएंगे। ये बात नेहरू को पता चली, नेहरू ने उनको बुलाया, उनको कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया, उनकी शिवाजी एजुकेशन को 4 लाख दिया, और एससी और ओबीसी इकट्ठा आने वाले थे, वो नहीं हुआ। ओबीसी को जोड़ने के लिए ओबीसी के 3 लोग संविधान सभा में चुनकर आए थे। उसमें एक पंजाब से थे, हुकुम सिंह नाई थे, दूसरे अमरावती से थे, पंजाबराव देशमुख कुणबी थे, और तीसरे यवतमाल के थे, तुकाराम गीताचारी माली जाति से थे। बाबा साहब ने अपने घर बुलाया, निवाले अकबर रोड पर,
और उनको खाना खिलाया और खाना खाते खाते कहा, अरे कुछ मांगो, अरे कुछ बोलो संविधान सभा में। मां भी बच्चों को, वो अगर रोता नहीं तो दूध नहीं पिलाती, आप मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? तो पंजाब राव देशमुख ने कहा, वो नेहरू भला देंगे हमें। अरे नेहरू के हाथ में नहीं, मैं अध्यक्ष हूं, रिजर्वेशन कमेटी का मैं अध्यक्ष हूं, नेहरू के हाथ में नहीं है, लेकिन मैं मांग नहीं सकता क्योंकि मैं एससी हूं। एससी मतलब मैं ओबीसी का प्रतिनिधि नहीं हूं, आप मांगो। ओबीसी को जोड़ने के लिए, इतना ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने 1952 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला था, उसका बाबा साहब ने मैनिफेस्टो तैयार किया। उस मैनिफेस्टो में ओबीसी का मुद्दा उठाया। तो नेहरू को अजीब लगा कि बाबा साहब ने अगर ओबीसी का मुद्दा उठाया तो सारे ओबीसी बाबा साहब के पीछे जा सकते हैं, बाबा साहब का समर्थन कर सकते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए नेहरू ने 29 जनवरी 1953 को कालेलकर कमीशन नियुक्त किया ओबीसी के लिए, दिखावा करने के लिए। उस कालेलकर कमीशन में एक सदस्य था यश डी सिंह चौरासिया, तंबोली जाति का, उत्तर प्रदेश का। शिवदयाल सिंह चौरासिया, वो बाबा साहब के पास गए। उसने बाबा साहब से ड्राफ्ट लिखवाया। वो ड्राफ्ट क्या था जो कालेलकर कमीशन में है? ड्राफ्ट ये है कि 1961 की जनगणना में ओबीसी की जातिगत गिनती होनी चाहिए। आज भी नहीं हो रही। 61 में कहा बाबा साहब ने, लिखित है। फिर कहा, क्या कहा? जो ओबीसी है, जो खुद को ब्राह्मणों की वजह से हिंदू मानते हैं, जिनको शूद्र कहा जाता है, शूद्र माना जाता है, ऐसे शूद्रों को ओबीसी माना जाए। फिर कहा, एससी की महिला छोड़कर, एसटी की महिला छोड़कर, ओपन की महिला छोड़कर सारी महिलाओं को ओबीसी माना और कहा जाए। फिर कहा, इनके एजुकेशन के लिए 70% आरक्षण दिया जाए, 70%। फिर आगे कहा, ओबीसी को नौकरी देने के लिए फर्स्ट क्लास नौकरी में 25% आरक्षण होना चाहिए, सेकंड क्लास नौकरी में 33.5% आरक्षण होना चाहिए, और सेकंड क्लास में और थर्ड क्लास में 40% आरक्षण होना चाहिए। और इसके लिए 10 करोड़ का बजट होना चाहिए। वो 200 करोड़ का बजट होना चाहिए, और उस समय के 200 करोड़ आज के 10,000 करोड़ का बजट होना चाहिए। ये बाबा साहब ने ड्राफ्ट किया था ओबीसी के लिए, और शिवदयाल सिंह चौरासिया को दिया, उन्होंने कालेलकर को दिया। एक प्रेस को शिवदयाल सिंह ने बताया कि ये ड्राफ्ट मैंने नहीं बनाया, बाबा साहब ने बना कर दिया। वो जो ड्राफ्ट था जिसमें ओबीसी का उद्धार होने वाला था, जिसके लिए नेहरू ने कमीशन बनाया था, वो कमीशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 6 दिसंबर 1956 को खारिज किया। कौन सी तारीख को? कौन सी तारीख? जिस तारीख को बाबा साहब को मारा, उसी तारीख को ओबीसी के हक अधिकार को भी मारा। एक ही दिन। इतना प्रयास अगर उन्होंने ओबीसी के लिए किया, जैसे अभी विट्ठल बहुत अंदर से बात कर रहा था, हम क्या कर रहे? एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए। फिर बाबा साहब को लगा कि और इतिहास को ढूंढना चाहिए। फिर बाबा साहब ने इतिहास को ढूंढा और 4 नंबर का भाई ढूंढा, जिसका नाम है एनटी, डीएनटी, विजेएनटी, जिसको ब्राह्मण गुनहगार कहते हैं, और जिनके ऊपर आरोप लगाया अंग्रेजों को कहकर वही लोग जो कल बोल रहे थे। और उनके लिए ओबीसी में ही एक जगह दे दी, ओबीसी में ही उनको अधिकार दी। फिर बाबा साहब ने इतिहास ढूंढा और फिर अपना 5 नंबर का भाई ढूंढा, जिसका नाम है जैन, जिसका नाम है बौद्ध, जिसका नाम है क्रिश्चियन, जिसका नाम है सिख, जिसका नाम है लिंगायत। ये लोग हैं। इन्होंने ही धर्म परिवर्तन किया ब्राह्मणों की परेशानी को छोड़ने के लिए। उस समय जो विकल्प खड़ा था, जो उपलब्ध था, वो विकल्प चुन लिया। जैन था, जैन और बौद्ध देशी धर्म है, सिख और लिंगायत देशी धर्म है,
क्रिश्चियन और इस्लाम विदेशी धर्म है और क्रिश्चियन और इस्लाम को कबूल करने वाले हमारे लोग हैं। ये बाबा साहब को मालूम था। और फिर ये संविधान मतलब इतिहास ढूंढते ढूंढते फिर बाबा साहब ने इतिहास के पन्ने खोले, इतिहास का अध्ययन किया और 6 नंबर की बहन को ढूंढा जिसका नाम है महिला, और उसके लिए हिंदू कोड बिल लाया। SC, ST, OBC, NT, DNT, VJNT, धर्म परिवर्तन किए हुए लोग और महिला, इनके लिए संविधान लिखा है। ब्राह्मणों ने संविधान लिखा, मनुस्मृति हमारी कोई जगह नहीं, कोई अधिकार नहीं था। हमारे बाप ने लिखा, उनको भी अधिकार दिए, लेकिन आपको लिखित रूप में दिए हैं। भारतीय संविधान 1000 बार पढ़ लेना, भारतीय संविधान में ब्राह्मणों का नाम नहीं, आपका नाम। SC, ST, OBC, NT, माइनॉरिटी, महिला, क्योंकि महिला सभी यहां की है। कितना ग्रैंड प्लानिंग बनाकर हमें दिया है। इस बात को बाबा साहब के बाद समझने का पहला प्रयास माननीय कांशीराम जी ने किया। शासन करती जमात बनने के लिए बाबा साहब ने 15 अगस्त 1936 को स्वतंत्र मजदूर पार्टी निकाली, 42 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन निकाला, और बाबा साहब के बाद RPI का निर्माण हुआ 3 अक्टूबर 1957। ये सारा प्रोसेस है। इसका कांशीराम जी ने अध्ययन किया, बहुत अध्ययन किया। बाबा साहब के बाद बाबा साहब की मूवमेंट को समझने वाली एक व्यक्ति कांशीराम जी। और उन्होंने चिंतन किया, क्या चिंतन किया कि हम सफल क्यों नहीं हो रहे, राजनीति में खासकर सफल क्यों नहीं हो रहे। उन्होंने सोचा कि हम तो बहुसंख्य है, 85%, 146 करोड़ में 100 करोड़ है। दूसरा एक हम बहुसंख्य है, दूसरा संविधान हमारे फेवर में है, और तीसरा मूल निवासी महापुरुषों की विरासत हमें मिली है, इतिहास विरासत में मिला। क्या प्रॉब्लम क्या है? फिर इस पर चिंतन किया कि क्या कारण है कि हम राजनीतिक जमात नहीं बन रहे हैं। तो पहला कारण उन्होंने ढूंढा, हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है। नॉन पॉलिटिकल रूट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तो सवाल है नॉन पॉलिटिकल रूट्स क्या है? 5 है, 1 बुद्धि, 2 पैसा, 3 हुनर, 4 समय और 5 श्रम। ये है नॉन पॉलिटिकल रूट्स। ये जब तक हम नहीं लगाएंगे समाज में, हमारी राजनीति सफल होने वाली नहीं है। और इसके लिए कांशीराम जी ने उस समय वामसेप का निर्माण किया। और पढ़े लिखे लोगों के पास बुद्धि है, पैसा है, समय है, श्रम है, हुनर है, उनका समय, बुद्धि, पैसा, हुनर लगाया और उत्तर प्रदेश में सेमीफाइनल की लड़ाई जीती। लगाई तो जीत, बाद में बंद हुआ तो बंद हुआ। दूसरा एक कारण यह था। दूसरा कारण क्या था? हमारे लोगों की मानसिकता ब्राह्मणों ने बनाई। कौन सी? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे हम अकेले क्या करेंगे, हमारे भाग में नहीं है। तो कांशीराम जी ने दूसरा काम किया, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और करके देखा उत्तर प्रदेश में। दुनिया में नहीं ऐसा अंबेडकर पार्क है 100 एकड़ जमीन पर, दुनिया में कहीं पर नहीं, इतना बढ़िया है। और वो कांशीराम जी ने बनवाया है और मायावती से बनवाया है। हम एक विद्यापीठ के लिए 16 साल संघर्ष महाराष्ट्र में किया। उन्होंने सीएम बनते ही सारे विद्यापीठ खोले, जिलों के नाम बदले, चौक के नाम बदले, यूनिवर्सिटी के नाम बदले, सब बना दिया। बुद्धा विद्यापीठ, महामाया विद्यापीठ, कबीर जिला। हम क्या करते इधर? हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाते, तुम हमें विद्यापीठ दे दो। अरे खुद बनो ना। और तीसरा कारण, हम क्यों राजनीतिक जमात नहीं बन सकते? दलित शब्द का उपयोग। हम दलित नहीं हैं। बाबा साहब का समग्र साहित्य पढ़ लेना, जैसे ताराराम मीना जी ने सुबह कहा, बहुत ट्रांसलेटेड साहित्य खतरनाक है। इंग्लिश
पढ़ लेने का, उसमें दलित शब्द नहीं है। डिप्रेस्ड है, ऑपरेस्ड है, सप्रेस्ड है, डाउन ट्रॉडन है, दलित नहीं है। बाबा साहब ने हमें अछूत कहा, शेड्यूल कास्ट कहा, अनुसूचित जाति कहा, दलित कभी नहीं कहा।